हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स या फिर आप कह सकते हैं गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम एमकॉम सेम 2 के सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप बीकॉम में हैं या बीबीए या एमबीए में हैं तो भी आप ये कर सकते हो, यहाँ से मतलब स्टडी कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव्स या फिर हम कह सकते हैं गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या होता है, इज़ टू फॉर्मुलेट इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाना रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ फंड्स, कि हम फंड्स को किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम फंड्स की कहाँ से फाइनेंसिंग करेंगे और कैसे उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, जो भी हमारे फंड्स हैं या फिर हमारे डिविडेंड हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़। तो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही होता है। और इट इज़ डायरेक्टली इंटरलिंक्ड विद द फैक्ट एज टू व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज़ इन द माइंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इसका जो है एक डायरेक्टली इंटरलिंक होता है किसके साथ, विद द फैक्ट के साथ, कि भाई व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज़, कि भाई फाइनेंशियल मैनेजर के माइंड में क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, किस चीज़ को वो प्राथमिकता देना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर को वाइल टेकिंग 3 डिसीज़न। अब फाइनेंशियल मैनेजर जो है मुख्य रूप से 3 डिसीज़न लेते हैं उस डिसीज़न्स लेने के टाइम में उनको किन किन बातों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और वो 3 डिसीज़न किससे रिगार्डिंग होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीज़न से रिगार्डिंग होते हैं और डिविडेंड डिसीज़न से रिगार्डिंग होते हैं। मतलब ये 3 डिसीज़न जो है फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। क्या, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीज़न, फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीज़न और डिविडेंड से रिलेटेड डिसीज़न। ठीक, तो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑफ एनी बिजनेस इज़ टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स। जो मेन जो पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस का वो ये होता है कि हमें बिज़नेस का जो भी ओनर है उसके इंटरेस्ट को सर्व करना है, मतलब जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ओनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देयर आर 2 अप्रोचेज़ इन दिस रिस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज 2 अप्रोचेज़ जो कि हमारे गोल से रिलेटेड है। पहली जो अप्रोच है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो पहला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल बोल लीजिए आप, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, की सभी जो है एंटरप्राइजेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को ज़्यादा करना, मैक्सिमाइज करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, द एक्शंस दैट इंक्रीज प्रॉफिट, जो भी कार्य प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, जो भी ऐसे कार्य जो प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, शुड बी अंडरटेकन, उनको हमें करना चाहिए। एंड दोज विच डिक्रीजेस प्रॉफिट, और जो कार्य हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तो द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस कैन बी बेस्ट सर्व्ड बाय द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि जो भी इंटरेस्ट है ओनर्स का, बिजनेस के जो भी ओनर्स हैं उनके जो भी इंटरेस्ट है, कैन बी बेस्ट सर्व्ड बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हर ओनर जो है वो यही चाहता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा हो, इसीलिए बोला गया है। तो प्रॉफिट इज़ अ टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रॉफिट क्या है, एक तरीके का टेस्ट है कि हम कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिकली बिजनेस चला रहे हैं। तो इट प्रोवाइड्स द यार्ड स्टिक बाई विच इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस कैन बी जज्ड।
तो प्रॉफिट एक तरीके की यार्ड स्टिक का काम करता है, जिससे हमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पता चलती है हमारे बिजनेस की, और जिसको हम जज कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉफिट ही होता है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ ये बिज़नेस जो है इसकी क्या स्थिति है। तो प्रॉफिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्यों ज़रूरत होती है प्रॉफिट की? एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। टू पे डिविडेंड एट कॉम्पिटिटिव रेट, कि हमारी कंपनी जो है, हमारा बिजनेस जो है वो अगर डिविडेंड पे कर रहा है तो एक कॉम्पिटिटिव रेट से पे करे, कि मतलब जैसे बाकी कंपनियां एक रेट से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है, हमारी कंपनी भी उसी कॉम्पिटिटिव रेट से ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। तो फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन, और हमारे लिए प्रॉफिट होगा तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन भी जल्दी होगा, और हमारा बिजनेस जो है वो मॉडर्नाइजेशन भी होगा, उसका आधुनिकीकरण भी होगा। तो एवरी बिजनेस कंटिन्यू इट्स सस्टेन्ड एफर्ट्स। तो सब जो भी बिजनेस होते हैं वो यही लगातार कोशिश करते हैं, लगातार एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उनके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड इफ़ अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इफ़ेक्टिवली, और आप तभी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे जब आप अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, इफ़ेक्टिवली उनका यूज़ करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कि ये जो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है इसके फेवर में कुछ बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहली है बेसिस ऑफ सक्सेस। तो बेसिस ऑफ सक्सेस हमसे क्या बोलता है कि प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज़ द मेन एंड ईजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि प्रॉफिट को लाना और ये जो है एक तरीके का मेन और सबसे आसान अवेलेबल सोर्स है फाइनेंस का। क्योंकि देखो, अगर हमें अपने बिज़नेस के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत होगी तो, और हमारे पास होगा ही नहीं, तो हम बाहर से ट्राई करेंगे, और बाहर से हमारे को क्या पड़ेगी? कॉस्ट पड़ेगी, मतलब हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अगर हम बाहर से इंतज़ाम करेंगे। यही अगर हमारे खुद के ही बिज़नेस में अगर प्रॉफिट हो जाए तो हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल होगा ना, तो इससे हमें दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर इज़ दैट इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस हमसे क्या बोलता है कि प्रॉफिट इज़ अ बैरोमीटर फॉर अ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। कि प्रॉफिट क्या है? एक तरीके का बैरोमीटर है जिससे हम एक बिजनेस कंसर्न की परफॉर्मेंस और उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। एक तरीके का बैरोमीटर का काम करता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही हमें पता लगेगा कि हाँ ये कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, सो दैट मीन्स कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और या फिर ये एफिशिएंसी से वर्क कर रही होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट इज़ दैट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर हमसे क्या बोलता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हेल्प अ बिजनेस यूनिट टू परफॉर्म इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर एक बिजनेस बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो वो जो है सोशल वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देगा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूर परफॉर्म करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एफिशिएंट यूज़ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि एवरी बिजनेस हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। सभी बिजनेस के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, सो देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है उसी से ही हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है अगर हम उन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन एडवर्स कंडीशन। कि प्रॉफिट जो है वो एडवर्स कंडीशन में भी हेल्पफुल है। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि अगर हमारा बिजनेस की कंडीशन इस टाइम अच्छी नहीं चल रही है तो वही प्रॉफिट हमारे काम आएगा। तो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। कि जो भी हमारे फ्यूचर और इकोनॉमिक कंडीशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेंगी।
तो देयर मे बी अनफेवरेबल सिचुएशन, ऐसी भी सिचुएशन आएंगी जो हमारे फेवर में नहीं होंगी, जैसे कि नेचुरल क्लैमिटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो सकता है। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी। क्लैमिटी यानी कि कोई जैसे आपका फ्लड वगैरह हो गया या अर्थक्वेक वगैरह हो गया जिससे आपके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, राइट, ये क्लैमिटी। डिप्रेशन यानी कि मंदी चल रही है इस टाइम मार्केट में, है ना। रिसेशन मतलब एक तरीके की ये भी वही है। और कट थ्रोट कंपटीशन यानी कि बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी। तो इसलिए प्रॉफिट जो है वो एडवर्स कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। अभी तो हमने पढ़ा ये 5 पॉइंट जो कि इसके फेवर में थी, किसके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसी कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो इसके अगेंस्ट भी है। तो पहली है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मीनिंग होता है कि किसी भी चलो हम पढ़ते हैं पहले। तो देयर इज़ वन डिफ़िकल्टी विद दिस अप्रोच, एक मुश्किल है इस अप्रोच के साथ। वो क्या है, एज द टर्म प्रॉफिट इज़ वेग एंड एम्बिग्यूअस, कि प्रॉफिट जो ये टर्म है ये एक तरीके से एम्बिग्यूअस है यानी कि अस्पष्ट है। इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें एम्बिग्यूअस को बोलते हैं जो अस्पष्ट है यानी कि वो क्लियर नहीं है। तो डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट इट इन डिफरेंट वेज, कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से जज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। प्रॉफिट में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, प्रॉफिट जो है वो आपके बिजनेस का लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। तो मे बी टोटल प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर विच हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर, कि जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है या फिर अर्निंग पर शेयर है वो उसके जो है डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ सकते हैं शेयर होल्डर्स के इकोनॉमिक वेलफेयर पर। इट मे बी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। आपका जो भी, मान लो कोई कंपनी अगर अपना प्रॉफिट शो कर रही है तो हमें क्या पता कि वो बिफोर टैक्स है या फिर आफ्टर टैक्स है। सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट विच ऑफ दीज वेरिएंट ऑफ प्रॉफिट शुड अ फर्म ट्राई टू मैक्सिमाइज, कि ये भी क्वेश्चन उठता है कि फर्म जो है कौन से वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए फर्म को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, इग्नोरेंस टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये इग्नोर करती है किसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो इग्नोर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। इट इग्नोर द फैक्ट दैट कैश रिसीव टुडे इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द सेम रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम। ये कभी कभी उन चीज़ों को इग्नोर कर देती है कि जो आज हमें कैश रिसीव हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि वो कभी बाद में रिसीव होगा। मतलब जो कैश हमें आज रिसीव हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन इस बात को वो इग्नोर कर देती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्नड इन द फर्स्ट ईयर मे बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द एक्विवेलेंट प्रॉफिट, की जो प्रॉफिट की वैल्यू है जो हमने पहले साल कमाई वो ज़्यादा भी हो सकती है अलग अलग जो है ईयर्स में, बाद के ईयर्स में। जैसे कि हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है, फर्स्ट ईयर में ऑल्टरनेटिव प्रॉफिट्स जो है ए कंपनी का 1 लाख है, फिर सेकंड ईयर में 2,50,000 और ऑल्टरनेटिव बी प्रॉफिट है 2 लाख। ऐसे ही थर्ड ईयर का 1.5 लाख और ये 3 लाख। तो फ्रॉम दी अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट प्रॉफिट इन ऑल्टरनेटिव ए एंड बी आर इक्वल। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ए एंड बी दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का ही सम ऑफ टोटल क्या आ रहा है, 5 लाख आ रहा है। इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच देयर वुड बी रैंक्ड इक्वली बट इट कैन बी सीन दैट ऑल्टरनेटिव ए अर्न्स हायर प्रॉफिट इन अर्लियर ईयर एंड हेंस। हमें ये तो पता चल रहा है कि ए और बी दोनों बराबर है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि ए ने जो है हायर प्रॉफिट अर्न करा है पहले साल में, जबकि बी ने कुछ भी नहीं अर्न किया था फर्स्ट ईयर में। तो इस वाली अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है, तो ये इसके लिए अगेंस्ट में है। नाउ थर्ड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है इग्नोरेंस टू रिस्क फैक्टर, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है। तो दिस अप्रोच इग्नोर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द अर्निंग्स, मोर द सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी विद विच अर्निंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड, हायर इज द क्वालिटी ऑफ बेनिफिट। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जितनी ज़्यादा सर्टेनिटी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कि विच अर्निंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड, कि हम कितनी अर्निंग्स को जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और हायर इज़ द क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स, हमारे बेनिफिट्स की क्वालिटी जो है वो भी हायर होगी। सिमिलरली मोर द अनसर्टेनिटी, इसी प्रकार जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी या फिर फ्लक्चुएशन होगी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स में, उतनी ही लोअर क्वालिटी ऑफ बेनिफिट होगा आपको। यहाँ पे पॉइंट हमारा क्लियर है कि जितनी ज़्यादा सर्टेनिटी या स्टेबिलिटी होगी अर्निंग में, उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी ऑफ बेनिफिट हायर रहेगा, और जितनी ही अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशन होगी उतना ही लोअर होगा क्वालिटी ऑफ बेनिफिट। और हेयर द अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएट इम्प्लाइज द रिस्क टू द इन्वेस्टर, यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशन जो है वो इन्वेस्टर्स को रिस्क जो है दे सकती हैं। नाउ कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, रिसेशन, नॉर्मल, बूम। हम टेबल देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें गिवन है रिसेशन, फिर है नॉर्मल, फिर है बूम। तो ऑल्टरनेटिव ए और ऑल्टरनेटिव बी हमें गिवन है। ऑल्टरनेटिव ए ने रिसेशन के टाइम 10 लाख रुपीज़ जो है वो करे एज अ प्रॉफिट। नॉर्मल जब कंडीशन आई तो 40 लाख बी ने करा। ऐसे ही बूम की कंडीशन आई तो 70 ए ने करा और 80 बी ने करा। वही इक्वल तो आया, बट इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट ऑल्टरनेटिव ए एंड बी गिव इक्वल रिटर्न इन नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन, बट ऑल्टरनेटिव बी इज रिस्की। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि बराबर तो है नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन में, लेकिन ऑल्टरनेटिव बी जो है वो रिस्की है क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रहा है डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन में। सो ऑल्टरनेटिव ए इज बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसीलिए ऑल्टरनेटिव ए जो है वो बेटर है रिस्क और अनसर्टेनिटी की टर्म्स में। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है इग्नोर करता है इस फैक्टर को। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's talk about the fourth argument against is that ignorance to the impact of dividend policy। अब ये हमसे क्या बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी का जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसको ये इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। तो दिस अप्रोच इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कि ये जो अप्रोच है वो इग्नोर करता है डिविडेंड पॉलिसी के जो भी मार्केट प्राइस हैं शेयर्स के, उसके जो भी इम्पैक्ट पड़ेंगे उसको। अ फर्म वुड माइंड पेइंग डिविडेंड इफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। एक फर्म को जो है ये सोचना चाहिए पेइंग डिविडेंड, जो भी वो डिविडेंड पे कर रही है, इफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज ओनली, अगर उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना है तो एक फर्म को डिविडेंड पे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, आई थिंक दिस इज लास्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इग्नोरेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कंसीडर नहीं करता सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो कंसीडर ही नहीं करता। तो इट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट, कस्टमर, जनरल पब्लिक। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो इग्नोर करता है लेबर के इंटरेस्ट को, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को, क्योंकि इसका ध्यान सिर्फ किस पे होता है, प्रॉफिट कमाने पे होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड अप्रोच। नाउ अब हमने पढ़ लिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, कि अब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच हमसे क्या बोलती है। तो दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और वर्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, कि ये अप्रोच और क्या कहलाती है, एक तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और वर्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी हम इसको बोलते हैं।
इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोच, इसको हर जगह जो है एक्सेप्ट किया जाता है इस अप्रोच को, एज एन अप्रोप्रिएट ऑपरेशन डिसीजन क्राइटेरियन। किस तरीके से इस अप्रोच को लिया जाता है, एक सही डिसीजन के रूप में लिया जाता है इस अप्रोच को, बिकॉज इट रिमूव्स ऑल द लिमिटेशन विच आर फाउंड इन दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, क्योंकि जितनी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में लिमिटेशंस थी उसको ये सब हटा देता है। क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर। की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, इंक्रीज कर देना जो भी शेयर होल्डर्स के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में उसको इंक्रीज कर देता है। क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज द इंडेक्स ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टेड। कि मार्केट प्राइस जो भी है शेयर का वो क्या है, एक तरीके का सूचकांक है, इंडेक्स है। किस चीज का इंडेक्स है, कैपिटल इन्वेस्टेड के इंक्रीज होने का इंडेक्स है। तो इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेज, अगर मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो बढ़ता है तो ये कहा जा सकता है कि दैट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर इज इंक्रीजिंग। की जो भी शेयर होल्डर के द्वारा क्या नाम है, कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो बढ़ रही है। तो अगर आपने शेयर परचेज कर रखे हैं और अगर उस शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि आपके शेयर होल्डर्स, आप शेयर होल्डर हो, आपकी लगाई हुई जो कैपिटल है, इन्वेस्ट की गई कैपिटल है वो भी बढ़ रही है। ऑल राइट, नाउ सिमिलरली फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ देयर वेल्थ। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर शेयर का प्राइस डाउन जाता है, गिर जाता है, तो आपकी वेल्थ पर, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो शेयर होल्डर वेल्थ कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलो। आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे कंप्यूट कर पाओगे, शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ इन ए फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ओन्ड मल्टीप्लाई करंट मार्केट प्राइस शेयर। की जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर आपने लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 शेयर्स खरीद रखे हैं या आपने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, उसका जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उसको आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करके अपनी करंट वेल्थ जो है शेयर होल्डर निकाल सकते हैं। और सिम्बॉलिकली WO इज इक्वल टू NPO लिखा हुआ है ना, इस तरीके से कर सकते हो। ऑल राइट, अब हम अब इसके बाद हमें कुछ गिवन है यहाँ पर कि बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अगर हम बात करें, द प्रोजेक्ट्स हैविंग पॉजिटिव और मोर प्रेजेंट वैल्यू आर एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके पॉजिटिव और मोर प्रेजेंट वैल्यू आर एक्सेप्टेड, जो है जो भी उनकी प्रेजेंट वैल्यू है वो एक्सेप्टेड होगी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। अगर हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज लेस द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नोन एज NPV। कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर आपसे कोई पूछ ले कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, की प्रेजेंट वैल्यू का सम, जो भी ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, जो भी आपके फ्यूचर कैश इनफ्लो हैं, लेस द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उससे कम होना। कि कहने का ये मतलब है आपका जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लो है उसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जितना भी टोटल है, जितना वो कम होगा किससे, कैश आउटफ्लो से, वो क्या कहलाएगा, NPV कहलाएगा। ठीक, कि जितना भी आपका कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है और जितना भी आपका कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है, उन दोनों का जो भी एक तरीके से आप डिफरेंस भी बोल सकते हो, जो भी डिफरेंस होगा वो आपका NPV कहलाएगा। तो NPV डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। देखा डिफरेंस आ गया ना, कि डिस्काउंट कैश इनफ्लो को माइनस करना है डिस्काउंट कैश आउटफ्लो से, आपका NPV की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर कि इफ़ NPV इज़ पॉजिटिव, अगर आपका NPV पॉजिटिव आता है, द फर्म शुड एक्वायर द एसेट्स, फर्म को एसेट्स एक्वायर करनी चाहिए
कन्वर्सली इफ एनपीवी इज नेगेटिव द एसेट शुड नॉट बी एक्वायर्ड, और अगर नेगेटिव आता है तो एक्वायर नहीं करनी चाहिए एसेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। अब फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, कि ये जो है अनसर्टेनिटी को हटाता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ एन असेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है असेट्स की वो मेजर की जाती है प्रॉफिट के टर्म्स पर, और इट प्रोड्यूसेस आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इट, और इसको जो है मतलब जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से आपको जितना भी लगाना पड़ा उसको माइनस कर दिया जाता है, डिडक्ट किया जाता है और फिर प्रॉफिट निकाला जाता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच कंसीडर द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ असेट्स, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो किस चीज़ को कंसीडर करता है, जो भी आपने असेट्स को यूज़ करके कैश फ्लो जनरेट करा उसको, रैदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर अकाउंटिंग प्रॉफिट को वो नहीं कंसीडर करता, कौन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, विच इज़ कंसिडर्ड एज द बेस इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। और यहाँ पे हमसे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की लिमिटेशन को क्या करता है, हटा देता है। तो इन दिस वे दिस अप्रोच रिमूव्स द अनसर्टेनिटी, इस वे में जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो अनसर्टेनिटी को हटा देता है। अनसर्टेनिटी किस बात को लेकर होती है, प्रॉफिट के मीनिंग के बारे में, कि प्रॉफिट के जो भी मतलब निकाला जाता है उसके बारे में जो भी अनसर्टेनिटी है उसको ये रिमूव कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर इज दैट कंसिडरेशन टू रिस्क फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसा कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में पढ़ा था कि वो क्या करता था, इग्नोर करता था, है ना, वो इग्नोर करता था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। यहाँ पर जो है ये कंसीडर करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। आई होप इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में इस पॉइंट को क्लियर कर दिया था कि वो जो है इग्नोर करता है, ये जो है कंसीडर करके चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। स्टेबल एंड रीजनेबल डिविडेंड वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टॉक हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग डिविडेंड सीकिंग इन्वेस्टर, कि अगर आपकी कंपनी जो है एक स्टेबल और रीजनेबल डिविडेंड जो है वो पे कर रही है शेयर होल्डर्स को, चाहे वो कैश में करे चाहे वो स्टॉक में करे, इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है आपकी कंपनी के प्रति अट्रैक्ट होंगे, विच इन टर्न हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म्स शेयर। इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके शेयर्स खरीदेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी आपके शेयर की, आपके फर्म की। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट जो कि फेवर में है, वो है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलमेंट इतना नहीं करते, क्योंकि वो प्रॉफिट पे ही ध्यान देते हैं, वो कस्टमर, लेबर या फिर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को ज़्यादा वो नहीं देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता है। अब इसके कुछ अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है, वो पढ़ लेते हैं। अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है कुछ, तो डिस्पाइट ऑफ सो मेनी पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस अप्रोच देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशन। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस अप्रोच की भी। पहली है ओनली प्रिस्क्रिप्टिव, ये सिर्फ क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ओनली प्रिस्क्रिप्टिव एंड इज नॉट डिस्क्रिप्टिव इन रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कंसर्न। एम्बिग्युअस है, इट इज़ नॉट क्लियर। एम्बिग्युअस का हिंदी मीनिंग है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है इट इज़ नॉट क्लियर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द फर्म। कि यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है कि ये जो अप्रोच है ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करती है या फिर ये फर्म की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करती है। तो इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता है। और थर्ड है म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट इन केस वेयर द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। अगर मैनेजर किसी कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट चीज़ होती है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फेसेस मैनी चैलेंजेस। यहाँ पर अगर
ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग हैं, वहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि देयर मे बी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ओनर अपनी वेल्थ चाहेगा और मैनेजमेंट कंपनी की वेल्थ चाहेगा, इसीलिए कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो ये इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और यूज़फुल रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच।